कि मोदी सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण से ये दावा पीएम मोदी कर रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री ने बाराबंकी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार की हैट्रिक लगने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है। 4 जून बहुत दूर नहीं है। बाराबंकी की रैली में पीएम ने कहा कि इंडिया अलायंस वालों के लिए देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं, ये अगर सत्ता में आए तो राम मंदिर में बुलडोजर चलवा देंगे। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। पीएम दावा कर रहे हैं कि विपक्ष ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। बाराबंकी के बाद पीएम मोदी यूपी के फतेहपुर में बड़ी चुनावी रैली की। यहां पीएम ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने इज्जत बचाने के लिए अब मिशन 50 का लक्ष्य रखा है। अब कांग्रेस ने मिशन 50 रखा है। कम से कम 50 सीटें मिल जाए, इसके लिए अब वो हाथ पैर इधर उधर मार रहे हैं। भानुमती के कुनबे में हवा भरने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस इंडी गठबंधन की गाड़ी का टायर पहले दिन से पंचर हो, वो कितना आगे जाएगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार विरोधियों पर तेज प्रहार कर रहे हैं और अपनी जीत के दावे भी उतनी ही तेजी से कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि 4 जून से पहले ही विरोधियों पर पीएम मानसिक तौर पर बढ़त बनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी चंपारण के केसरिया में एनडीए उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के लिए और शिवहर के बैरगनिया में जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद के पक्ष में चुनावी जनसभा की। इस दौरान नीतीश कुमार ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार तूफानी रूप ले चुका है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार रैली पर रैली कर एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार ने 2 रैलियां की। पूर्वी चंपारण के केसरिया में एनडीए उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया, तो शिवहर के बैरगनिया में रैली कर जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद के लिए वोट की अपील की। इस दौरान सीएम नीतीश ने अपनी सरकार के काम गिनाए और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार पर जमकर निशाना साधा। और बेटा बेटी सबको कितना बढ़ाया, ये कोई मतलब है था? और हम लोगों को देखिए कि हम लोग इतने दिनों से हैं, हम लोग कोई अपने परिवार का कोई बात करते हैं? हम लोग का तो पूरा बिहार एक परिवार है और सब इज्जत करते हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर लोगों को लालू परिवार के शासन की याद दिलाई और जोर देकर कहा कि आरजेडी के लोग सरकार में आने के बाद फिर से गड़बड़ कर रहे थे। तो ये लोग क्या करते थे? शाम के बाद वो घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था, पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं होती थी, लोगों के इलाज का भी काम नहीं था। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार पर सीएम नीतीश कुमार के हमले पर पलटवार किया है आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने। गड़बड़ तो एनडीए सरकार में हुआ है, 17 वर्षों से सिर्फ गड़बड़ हो रहा है, वो याद नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव जी ने अच्छा काम कर दिखाया, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गड़बड़ कर रहे थे। लोकसभा चुनाव के 4 चरण की वोटिंग हो चुकी है। 5वें चरण में प्रचार के साथ जमकर एक दूसरे पर हमला हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश और शिवहर से राकेश के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और बिहार की हॉट सीट बनी काराकाट से भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की मां चुनाव मैदान से पीछे हट गई हैं।
पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने अपना नाम वापस ले लिया है, लेकिन उनके बेटे और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह अभी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। आशंका थी कि किसी वजह से पवन सिंह का नामांकन रद्द हो सकता है, जिसे देखते हुए पवन सिंह की मां ने भी नामांकन किया था। काराकाट से एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह भी निर्दलीय उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। काराकाट में 1 जून को वोटिंग होनी है। काराकाट सीट से आज नाम वापसी की जो समय था 3 बजे का, उसके बाद कुल 13 उम्मीदवार जो हैं वो कंटेस्ट में रह गए। 13 हमारे अभ्यर्थी हैं जो चुनाव में रह गए हैं और एक अभ्यर्थी ने अपना नाम वापस आज लिया है। नाम वापस जो आज लिया है उनका नाम है प्रतिमा देवी, जिन्होंने नाम वापसी लिया है। तो पवन सिंह की मां ने काराकाट से नामांकन वापस ले लिया है, जिसके बाद यहां लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। पवन सिंह चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, वे बीजेपी के प्राथमिक सदस्य हैं, फिर भी वो काराकाट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, जिसको लेकर सियासत गर्म है। आरएलएम के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा है कि अगर पवन सिंह बीजेपी के प्राथमिक सदस्य हैं तो उन पर बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए, जिसके जवाब में बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के अधिकृत उम्मीदवार हैं और पार्टी पवन सिंह पर कार्रवाई उचित समय पर करेगी। सभी वर्ग के लोग जाति पाति धर्म मजहब समुदाय से ऊपर उठकर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा और एनडीए के कैंडिडेट के साथ वहां खड़ा है। पवन सिंह को बीजेपी से निकालना चाहिए, निष्कासित करना चाहिए, अपमान करना। ये मुझे लगता है बीजेपी को सोचने की जरूरत है। स्वाभाविक है, अगर वो बीजेपी के मेंबर हैं जो मुझे नहीं पता है तो स्वाभाविक है बीजेपी को एक्शन लेने की तो आवश्यकता होनी ही चाहिए। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा ही एनडीए का उम्मीदवार है और अपार बहुमत से जनता जिताने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर वहां की जनता 14 से ज्यादा मतों से जिताएगी और पवन सिंह के ऊपर तो उचित समय पर उचित कार्रवाई पार्टी करने जा रही है और पवन सिंह बुरी तरीके से हारेंगे। और आज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। रविंद्र भवन में श्रद्धांजलि सभा है, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी है और ये तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप देखिए, जो पहुंच चुके हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को, जिनका निधन 13 मई की रात हो गया था। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। आपको बता दें कि कैंसर से पीड़ित थे सुशील मोदी, जिनका निधन दिल्ली एम्स में 13 मई को हुआ। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया पटना के दीघा घाट पर और आज ये श्रद्धांजलि सभा रविंद्र भवन में आयोजित की गई है, जहां सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं, जेडीयू के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। सुशील कुमार मोदी बीजेपी के कद्दावर नेता, बिहार बीजेपी को स्थापित करने में उनका एक बड़ा योगदान और ऐसे में सभी इस बात को मानते हुए उन्हें याद भी कर रहे हैं। आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, श्रद्धांजलि सभा में जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं, एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेताओं की मौजूदगी है। ये दूसरी तस्वीर जिसमें आपको राज्यपाल नजर आ रहे होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी वहां मौजूद हैं और ये देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी मौजूद हैं। सबसे पहले राज्यपाल ने सुशील मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित किया और फिर सीएम नीतीश कुमार ने। बढ़ते हैं आगे। रोहिणी आचार्य के नामांकन को लेकर राजीव प्रताप रूडी ने पटना हाई कोर्ट में शिकायत की। हलफनामा को लेकर सवाल उठाए गए हैं और ऐसे में अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ फैसला सामने आता है। आपको बता दें, राजीव प्रताप रूडी सारण से एनडीए के उम्मीदवार हैं और उनके सामने आरजेडी से उम्मीदवार हैं रोहिणी आचार्य। वहाँ एड्रेस उन्होंने दिया है, इसका कोई जिक्र नहीं है उनके नामांकन पत्र में। जिस आयकर विवरणी में वो दे रही हैं कि उनकी आय सालाना आय 4000 रुपया है 1 साल में और
उन्होंने अपना जो अभी दाखिल किया है उसमें लिखा है 25 लाख रुपया उनके पास कैश है, उनके बैंक खाते में है, और 25 करोड़ की संपत्ति उनकी है, अलग अलग फ्लैट है, बिल्डिंग है, अचल संपत्ति है। तो जो व्यक्ति अपने आयकर में 4,000 रुपया 2 लाख रुपया इनकम देता है, क्या उसके पास 25 करोड़ की संपत्ति आती है? उसका कोई ना कोई सोर्स होगा ना। तो इससे क्या साबित करता है? ये स्पष्ट है अपने तथ्यों से ही कि वो गलत है। और चुनाव आयोग ने पूरी तरह से रोहिणी आचार्य जी के नामांकन को सही माना, और उसके बाद वो चुनाव मैदान में है, और चुनाव में जनता का जिस तरह से व्यापक समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से उनको जनता का विश्वास मिल रहा है, और जनता के विश्वास और समर्थन के कारण भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से इस बात का आभास हो चुका है कि वो चुनाव मैदान में हार रहे हैं। तो चुनाव मैदान में हारी हुई भाजपा किस तरह का राजनीतिक प्रपंच कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के नामांकन पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। आपको बता दें, कोर्ट में इसको लेकर एक याचिका भी दायर की गई है। रोहिणी आचार्य पहली बार इस बार चुनाव लड़ रही हैं और उन पर उनके जो हलफनामे हैं उससे गलत बताया गया था। रोहिणी आचार्य के मामले में उमेश कुशवाहा ने कहा है कि संविधान में प्रावधान है कि जो 7 साल से ज्यादा समय तक देश के बाहर रहता है उसको नागरिकता स्पष्ट करनी होती है। तो रोहिणी की भारत की नागरिकता पर तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोग स्पष्ट करें। उमेश कुशवाहा ने कहा कि जब आपके पास विदेश की नागरिकता होगी तो आप लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्या हाल उन्होंने किया जब उनको मौका मिला, उनके माता पिता को मौका मिला तो उन्होंने क्या किया? जंगल राज बना के रखा। आज जब उनको हमारे नेता ने जब उनको 2-2 बार ऑप्शन दिया, मौका दिया, तो 5 विभाग के 5 विभाग अपने पास में रख के लूट करने का ही काम किया। इसके अलावा कुछ काम है? अभी देखिए ना रोहिणी आचार्य का, रोहिणी अभी तो याचिका दायर हुआ है रोहिणी आचार्य के बारे में। तो जो क्या है उसमें अनुच्छेद 84 में जो है ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट है कि जो अनुच्छेद 102 में कि जो स्पष्ट बताना भी चाहिए कि जो यहाँ के भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। जो भारत के नागरिकता नहीं है, जो बाहर में अनुच्छेद 102 में ये स्पष्ट है कि जो प्रावधान है कि जो बाहर में 7 वर्षों से बाहर में रह रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि यहाँ के नागरिकता है कि नहीं है। इस पर तो उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। रोहिणी आचार्य के नामांकन को इसमें चुनौती दी गई है। रोहिणी आचार्य के पासपोर्ट की जांच की मांग बीजेपी की तरफ से की गई है। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं और आपको बता दें, अगर रोहिणी के पास सिंगापुर की नागरिकता है तो भारत में चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। संविधान के अनुच्छेद 84 एवं 102 का हवाला इस याचिका में दिया गया है और इसके साथ ही रोहिणी आचार्य के आय के बारे में भी गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है और ये आरोप के तहत पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से क्या कुछ सुनवाई के दरमियान फैसला लिया जाता है। यहां रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।